Hello everyone, welcome back. So we were continuously doing the metaphysical point. Metaphysical point को कर रहे थे हम continuously. So next जो हमारे metaphysical point है उसका जो वर्क है वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि he is one of the best metaphysical poets. Okay. तो जिसके लिए मतलब जिसके जो फीचर्स हैं उन्हीं के लिए मेटाफिजिकल जो पॉइंट्स है उसको नाम दिया गया था मेटाफिजिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो जॉन डन है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे जॉन डन, जिसका टाइम पीरियड है 1572 टू 1631. ओके, सो जॉन डन है, ही वाज ए ग्रेट पोइट, राइटर, लॉयर. ओके, लॉयर थे वो, अच्छे एडवाइजर थे. Okay, so he has written lot of romantic religious poem, और उसने बहुत सारे romantic और religious poem लिखा है, ठीक है. तो let's begin his works. इसका एक poem of volume है, collection of poetry का, songs and sonnet. सबसे पहले ये लिखो songs and sonnets. songs and sonnets इसका ये collection of poems है, volume है poems का, collection of poems. Okay, and it published in 1633. So इसमें 55 क्या है, लव poems है जो 1633 में पब्लिश हुआ था. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एक बार इसका नेम पूछा गया था, कलेक्शन ऑफ द पोएम सॉन्ग्स एंड सोनेट, ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. इसी के अंडर जो जॉन डन की पोइम है सभी, जैसे सनराइजिंग, फॉलिंग स्टार, ओके, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, द फुलिया, मेडिटेशन, जितनी भी रोमांटिक पोइम है वो इसी वॉल्यूम के अंडर पब्लिश हुई है, ठीक है. तो इसकी जो फर्स्ट पोइम है शूडोमाटर, शूडोमाटर, ओके. एंड सेकंड है इग्नाटियस हिज कॉन्क्लेव. ओके, ये दो पोइम है वो कैथोलिक पोइम है, इन्होंने कैथोलिक जो रिलीजन है उस पे लिखी है, ठीक है. कैथोलिक पॉइंट्स हैं, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है. तो ये दो कैथोलिक पोइम है, स्पेशली उन्होंने कैथोलिक रिलीजन पे लिखी है ये, ठीक है. नेक्स्ट जो पोइम है इसकी एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, पब्लिश 1611 में ये पब्लिश हुई थी. तो ये जो पोइम है इट इज रिटन on the death of Elizabeth ड्रीडरी. तो एलिजाबेथ ड्रीडरी थी ये, सी इज द डॉटर ऑफ हिज पैटर्न जो इसका फ्रेंड था, जो इसको फाइनेंशियली हेल्प करता था, ये उसकी डॉटर थी एलिजाबेथ ड्रीडरी. तो उसकी डेथ के ऊपर लिखी गई थी ये पोएम एनाटॉमी ऑफ द वर्ड. तो इसमें इसने क्या दिखाया है, इसको फर्स्ट एनिवर्सरी माना जाता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी, ठीक है, फर्स्ट एनिवर्सरी, शादी वाली एनिवर्सरी नहीं है भाई ये, ठीक है, डेथ के ऊपर लिखी गई है. तो ये इसमें पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि हाउ रोल ऑफ द डेथ एंड डिजीज इन द ह्यूमन लाइफ, की डेथ और डिजीज जो बीमारियां हैं उनका ह्यूमन लाइफ है इसमें बहुत ज्यादा मतलब योगदान है, कैसे ये जो ह्यूमंस की लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. तो उसमें इसका जो थीम है दैट इज फॉल ऑफ मैन है, उसकी डेथ कैसी होती है, उसकी लाइफ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है जो उसको मतलब डेथ है वो वहां तक ले जाती है. तो ये सब इसके ऊपर इसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ मेनली. सो इसका जो टोन है वो काफी मतलब
वो है सैड टोन में लिखा है, क्योंकि ये जो एलिजाबेथ ब्रेडरी थी, ये उसके जो खास फ्रेंड थे जो उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करती थी जॉन को, उसकी फ्रेंड की डॉटर थी ये, एंड सी इज डाइड ओनली 14 और 15 ईयर्स। तो जब जो 14 और 15 साल की थी तभी उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी डेथ पे लिखा था। और सेकंड एनिवर्सरी पे भी लिखा गया है। जो नेक्स्ट पोएम है उसकी, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये उसकी सेकंड एनिवर्सरी पे लिखा है, ठीक है, सेकंड एनिवर्सरी, ठीक है। सो ये दोनों पोएम है, ये उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे लिखा था और ये सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ठीक है। ये इसका टाइटल ध्यान में रखना है, सिर्फ आउटलाइन पढ़नी है, इनको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, टाइटल ध्यान में रखना है। कभी भी आज तक पोइम्स का डीप में क्वेश्चन नहीं आया। अगर एक दो पोइम्स आया है कभी डीप में, उसकी समरी से डिटेल में, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कौन सी पोइम है वो डिटेल में पूछा गया है। एक दो पोइम का मुश्किल से आता है डिटेल में, वरना ने कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, टाइटल बहुत बार पूछा जाता है, तो टाइटल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है और ये सब सिंगल पोइम्स हैं। ये दो पोइम है वो कैथोलिक है और ये दो पोइम है लास्ट वाली एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ द स्यूडोमार्टर है, स्टोरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये दोनों एनिवर्सरी पे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो उसकी पोइम है अभी लव पोइम आती है उसकी। उसने बहुत सारी, जॉन डन इज नोन फॉर हिज जॉन डन इज रोमांटिक पोइट है उसने, तो उसने रोमांस पे स्पेशली जो फिजिकल रोमांस है उस पे काफी पोइम्स लिखी है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब एड्रेस किया है लवर्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट जो उसकी पोइम है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच कैच ए फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच CATCH, ओके, कैच ए फॉलिंग स्टार। सो ये इसका जो कलेक्शन ऑफ द पोइम वॉल्यूम था, कलेक्शन ऑफ पोइम्स सॉन्ग्स एंड सोनेट, ओके, वहां से है, उससे ली गई है। और ये एक लव पोइम है, ठीक है, लव पोइम। सो थोड़ी सी मैं इसकी आउटलाइन आपको बता देती हूँ। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, इसमें क्या होता है, वो स्पीकर है, वो एक यहाँ एक लिसनर भी प्रेजेंट है इस पोइम में। तो स्पीकर है वो लिसनर को एक सीरीज नंबर ऑफ वर्क करने के लिए कहता है, ठीक है, लिसनर को ही गिव्स ए सीरीज नंबर ऑफ वर्क, और वो कहता है कि ये सारे वर्क है वो उसी तरह इम्पॉसिबल है करने। तो उसने बोला कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जैसे कि फॉलिंग स्टार है जो गिरता हुआ तारा है, उस टाइम जब गिरते हुए तारे को देखने में वो सीन है वो काफी अच्छा लगता है, काफी मतलब सुंदर होता है वो दृश्य होता है वो, बट उसको पकड़ना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि एक फेथफुल वीमेन है उसको पाना, उसको ढूंढना। मतलब इसने बोला है कि इसने सीरीज ऑफ नंबर ऑफ वर्क दिए कि मैं जो है जो सिप है उसके सॉन्ग को सुनना, सॉरी फिश है उसके सॉन्ग को सुनना, बहुत सारे नंबर ऑफ सीरीज वर्क दिए। उसमें एक वर्क ये था उसका कि जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ो, और उसको पकड़ना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि एक फेथफुल और जो सुंदर विमेन है उसको पाना इस धरती पे। मतलब यहाँ विमेन को क्रिटिसाइज किया गया है, उसके करेक्टर को, उसकी मतलब फिडेलिटी को, उसकी लॉयलिटी को यहाँ क्रिटिसाइज किया गया है। उसने बोला है कि जो विमेन होती है वो इट इज नॉट पॉसिबल कि ही इज ब्यूटीफुल, मतलब ही इज फेयर एंड फेथफुल, दोनों हो ये जरूर, मतलब एक विमेन है वो सुंदर भी हो और फेथफुल भी हो, ऐसी विमेन को ढूंढना इम्पॉसिबल है, उसी तरह जैसे कि एक गिरते हुए तारे को पकड़ना, ठीक है। तो ये बताया उसने, बहुत सुंदर है। वैसे विमेन को इसमें काफी उसके कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया गया है कि ऐसे सुंदर, बहुत सुंदर और फेथफुल विमेन को पाना भाई इम्पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड उसकी जो पोइम थी द सन राइजिंग, ये भी कलेक्शन से है, ठीक है, द सन राइजिंग। सो ये सभी इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी जो 1633 में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ जो सन राइजिंग है इसकी जो ओपनिंग लाइन है,
देखो इस गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसकी ओपनिंग लाइन यही है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। इसकी ओपनिंग लाइन है, मैं आपको बता देती हूँ, एक जस्ट मिनट देखिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ओल्ड, ब्यूजी ओल्ड फुल, ब्यूजी ओल्ड फुल, अनरूलिंग अनट्रूली सन, अनट्रूली सन। ओके, सो इसकी थोड़ी सी ओपनिंग लाइन थी इस पोइम की। तो यहाँ पोइम क्या कह रहा है, सन को यहाँ कोई जो स्पीकर है वो यहाँ सन को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको मैनरलेस दिखाया गया है सन को, कि सन है वो बिल्कुल मतलब उसको सन को वो क्रिटिसाइज करता है और उसको बोलता है ओल्ड फुल। सन को यहाँ ओल्ड फुल बोला है वाही, बिकॉज इस पोइम में जो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ द पोइम एंड हिज बिलव्ड बोथ आर प्रेजेंट इन द रूम, वो दोनों अपने रूम में हैं, दे आर इन द बेड एंड दे आर मेकिंग द रोमांस टू ईच अदर्स। एंड जो सन है एंड इट्स इट इज morning and the rays of the sun है that is coming through the window and curtain of the speaker। तो स्पीकर का जो रूम है उसकी जो विंडोज हैं वहां से उस जो सन की रेज है वो आ रही है एंड इट मेक डिस्टर्ब बोथ ऑफ देम। ओके, तो ये जो सन की रेज है ये उनको रिमाइंड करवा रही है कि इट इज टाइम ऑफ द टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर्स, क्योंकि मॉर्निंग में ये जो सन है वो सबको याद दिलाता है कि इट इज टाइम टू डू वर्क एंड गो अवे फ्रॉम द हाउस। तो जो लवर है, जो स्पीकर है इसका, उसको अपनी बिलव्ड है उसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज ये सुबह हो गई है। तो हर रोज सुबह जैसे हर किसी जो प्रोफेशनल को ही हैज टू गो फ्रॉम हिज होम सम काइंड ऑफ वर्क, जैसे कुछ भी काम करने के लिए उसको घर से बाहर जाना पड़ता है। तो जो स्पीकर है ही डज नॉट वांट टू लिव हिज बिलव्ड, ही वांट टू बी विद हर, उसके साथ ही रहना चाहता है एंड ही वांट टू मेक सम मोर लव, उसको रोमांस करना चाहता है। बट क्या है जो सन है ही हैज राइजन इन द स्काई, तो क्या हो रहा है, ही इंडिकेट्स दैट द सन है ही हैज राइजन, मतलब जो सुबह है वो हो रही है। तो यहाँ जो स्पीकर है वो सन को ओल्ड फूल बताता है कि उसको मैनर्स नहीं है, ही इज डिस्टर्बिंग टू द लवर्स, उसकी जो सनरेज है वो उनको डिस्टर्ब कर रही है उनके लव मेकिंग में। तो वो सन को क्या बोला उसने, ओल्ड फूल बताया है। आगे इसमें और भी बोला है कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये वो रिमाइंड करवाता है सुबह सुबह कि इट इज देयर टाइम टू गो टू द स्कूल एंड इट इज ऑल्सो रिमाइंड ऑल द नोबल वर्क्स दैट दे हैव टू गो टू देयर वर्क। तो यहाँ सुबह जो सनराइज होता है वो लोगों को याद दिलाता है कि इट इज मॉर्निंग एंड दे हैव टू गो ऑल द पर्सन देयर वर्क, सभी को अपने काम पे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ सन जो स्पीकर है वो इसको क्रिटिसाइज करता हुआ ओल्ड फूल बोला है। ओल्ड फूल किसको बोला है, सन को। ठीक है, इसकी नेक्स्ट जो पोइम है द फलिया, द फलिया, ये भी इसी कलेक्शन से है भाई, तो पब्लिकेशन इनका सेम ही उसी कलेक्शन में हुए है, कोई सेपरेट पब्लिकेशन नहीं है। सो फलिया है वो यहाँ एक मॉस्किटो मच्छर या मक्खी से लगा लो, मेनली तो मच्छर को ही है। फलिया यहाँ सिम्बलाइज कर रहा है, एक मच्छर का नाम है या मक्खी को सिम्बलाइज कर रहा है, मेनली तो मच्छर है। सो द फलिया है ये भी उसी तरह लिखी गई है कि यहाँ जो स्पीकर है और उसकी लवर, उसकी जो बिलव्ड है, सो जो स्पीकर है ही वांट्स टू अचीव लव, फिजिकल लव टू हिज बिलव्ड। ठीक है, उससे वो फिजिकल लव चाह रहा था, बट व्हाट हैपेंड, सो जो स्पीकर है फिर वो फलिया को इंडिकेट करता हुआ बोलता है कि जो फलिया है, जो मच्छर है, उसने फर्स्ट द फलिया बाइट टू द लवर, पहले उसको काटती है उसके फीमेल लवर को, सॉरी मेल लवर को, एंड देन सी इट बाइट टू द फीमेल लवर। सो दोनों को क्या करती है, द फलिया है वो काटती है एंड ही सक द ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी, और दोनों से जब वो काटती है तो थोड़ा थोड़ा ब्लड दोनों से ले लेती है, क्योंकि मच्छर ऑलरेडी ब्लड ही लेता है, तो दोनों का ब्लड है वो फलिया की बॉडी में मिंगल हो गया। तो यहाँ जो स्पीकर है
वो उसको अपनी बिलव्ड को बोलता है कि इस फिलिया ने फर्स्ट उसको काटा एंड सेकंड उसकी बिलव्ड को काटा, सो दैट्स व्हाई दे बोथ आर मिंगल्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फिलिया एंड नाउ दे आर वन। मतलब इन दोनों का ब्लड है वो फिलिया की बॉडी के अंदर मिंगल हो गया है। नाउ द फिलिया इज लाइक ए बेड, तो उस फिलिया को एक बेड से कंपैरिजन किया गया है कि फिलिया है वो उन दोनों के लिए एक बेड है। ओके और उनका जो और उनके अंदर जो ब्लड हो रहा है, ब्लड मिंगल है, वो उन दोनों का ब्लड है। ओके सो जो स्पीकर है ही वांट्स टू सेड्यूस हिज बिलव्ड, उसकी ब्लड है उसके साथ मतलब सब फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रही है, बट बिफोर मैरिड वो है वो उसको रिजेक्ट करती है कि इट इज लाइक ए सीन। तो जो स्पीकर है उसको रिमाइंड करवाता है कि ये कोई सीन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों एक दूसरे के, हमारा जो ब्लड है वो दोनों का एक दूसरे की फिलिया की बॉडी के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर अब वो जो बिलव्ड है वो फिलिया को मारने जाती है और मच्छर जो उसको काट लिया, तो वो उसको रोकता है कि यू शुड नॉट किल द फिलिया, इफ यू आर गोइंग टू किल मीन्स यू आर गोइंग टू द 3 लिव्स। अगर आप मच्छर को मारते हो इस फिलिया को मारोगी तो इसके अंदर मतलब इसका मतलब ये होगा कि तुम 3 लोगों की जान ले रही हो, फर्स्ट आई, सेकंड यू एंड थर्ड द फिलिया हिमसेल्फ। तो इस तरह से आप 3 लोगों को मारोगी एंड इट इज ए बिग सीन। ठीक है, तो इस तरह से ये पोइम है, फिजिकल रिलेशन पे है। और फिलिया यहाँ मच्छर को बोला गया है, मच्छर। ठीक है, तो मच्छर है फिलिया यहाँ। और जॉन डन ने जो पोइम लिखे हैं वो सभी बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक है, मोस्टली फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों लव पे लिखी है उन्होंने पोइम। तो आज के लिए इतना ही, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैंने जितना आउटलाइन बताया है इतना ही कर लो। इसमें डिटेल में कोई नहीं जाता, ना कभी पूछा जाता है। मैंने इसका आउटलाइन और इसकी जो ऑल ओवर समरी वो इसलिए बताई है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कि फिलिया पोइम है, एटलीस्ट वो है किसके बारे में। ओके सो जॉन डन है, इस पे हम कम से कम 2 से 3 क्लासेस करेंगे, क्योंकि जॉन डन है इसका वर्क है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और सब मास्टर्स डिग्री में या ग्रेजुएशन डिग्री में आप देखोगे कि इसका जो पोइम है वो बहुत ज्यादा हर डिग्री में आपको 2 से 3, 4 से 5 या जॉन डन जैसे मास्टर्स में तो पूरी इसकी पोएट्री दे रखी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी इसकी पॉइंट्स पूछी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट क्लास। ओके।